चलो प्यारे दोस्तों, आज फिर हम अपनी पुरानी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमने वायदा किया था कि इन बच्चों के साथ में पर डे एक चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो कल हमने धातु और अधातु वाले चैप्टर की चर्चा की थी, जो कक्षा 10 में साइंस में केमिस्ट्री में दिया हुआ है, धातु और अधातु। आज चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इस चैप्टर की चर्चा करेंगे। चैप्टर भी बहुत अच्छा है, इससे हाई स्कूल में भी आता है, कक्षा 10 में, कक्षा 12 में भी आता है। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कंपटीशन में भी कार्बन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम कार्बन के बारे में वार्तालाप करेंगे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के यौगिक कौन कौन से होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। आप सब लोग तैयार हो? चलो ठीक है, चलते हैं। सबसे पहली बात तो अगर देखा जाए तो आवर्त सारणी में कार्बन की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो भाई कार्बन की स्थिति आवर्त सारणी में क्या है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है पता है आप लोगों को? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी कि आवर्त सारणी में 6ठे नंबर पे कार्बन को रखा गया है। अब इस परमाणु क्रमांक को ही अगर देखें तो इसी से संयोजकता पता चल जाती है, क्योंकि जब हम कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होगा। तो इसकी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 4। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। अच्छा, कार्बन एक ऐसा यौगिक है जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाता है। किसमें? सजीव और निर्जीव दोनों प्राणियों में पाया जाता है, या दोनों वस्तुओं में पाया जाता है। जो सजीव होती है उन्हीं में कार्बन पाया जाता है और जो निर्जीव होती है उनमें भी कार्बन पाया जाता है। अच्छा, आज बड़ा चैप्टर है, क्योंकि अति लघु और बहुविकल्पीय क्वेश्चनों की इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है। तो चलो आज चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को अगर पता हो तो उसका जवाब मुझे देना है। सबसे पहला उसमें क्वेश्चन अति लघु में दे रखा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था, यानी कि जिसमें कार्बन पाया जाता है। वो प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा यौगिक था? जो यूरिया था। NH2.CO.NH। ठीक, उसका यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था और इसका अणुसूत्र होता है NH2CO। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो कार्बन था, और सॉरी यूरिया था। और यूरिया का अणुसूत्र कितना होता है? NH2CO NH2। अच्छा, आगे इसमें एक श्रेणियों की बात आती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जो कार्बन से संबंधित है। कार्बन की संख्या के आधार पर ये श्रेणियां बनाई गई हैं। तो कौन सी 3 श्रेणियां हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का अणुसूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। इनमें n की वैल्यू रखने के साथ साथ विभिन्न समजातीय श्रेणी प्राप्त की जा सकती है। एल्केन श्रेणी भी प्राप्त की जा सकती है, एल्काइन भी और एल्कीन भी। तीनों श्रेणियां n का मान अगर हम क्रम से रखते चले जाएंगे तो हमें मिलती चली जाएंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें किसी भी एक योगात्मक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण मांगी, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, इस बात की चर्चा हमें करनी है। तो योगात्मक अभिक्रिया के बारे में मैं ही बता देता हूँ आपको। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक जुड़ करके एक नया यौगिक बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती। जैसे तुम्हारे इसमें एथिलीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हुआ है, और एथिलीन के साथ जब हाइड्रोजन का संयोग हुआ है तो उसने किसका निर्माण किया है? एथेन का निर्माण किया है। एथिलीन होती है C2H4 + H2, क्या बन जाता है? C2H6 बन जाती है, यानी कि एथेन का निर्माण हो जाता है। तो इसमें 2 चीजों का संयोग हुआ, एक तो एथिलीन का और हाइड्रोजन का, दोनों के मिक्सर होने से क्या बनी है? एथेन बनी है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? योग अभिक्रिया कहलाती है। मैं एक बार और इसको चर्चा करता हूँ, यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया 2 कंपाउंडों को एक साथ इकट्ठा करके एक बड़ा कंपाउंड बनाती है तो उसे क्या कहते हैं? हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि योग का मतलब ही जोड़ना होता है, तो 2 चीजों को जोड़ना ही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, आगे अगर चलते हैं तो एक क्वेश्चन जो कक्षा 12 में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मेथेन का क्लोरीनीकरण। कक्षा 12 में आता है क्लोरोमेथेन, या जिसे बोलते हैं क्या, CaCl3 क्लोरोफॉर्म। सॉरी, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भी इसी वाले सूत्र से करनी होती है हमें, जिससे मेथेन के क्लोरीनीकरण से। अच्छा, तुम्हारे में कक्षा 10 में इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, मेथेन के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्या होती है? तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो ट्राइक्लोरोमेथेन बन जाता। मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4 + Cl2 एरो CH3Cl, एक Cl जुड़ता चला जाता है, एक हाइड्रोजन निकल के HCl बनता चला जाता क्रम से। जितनी बार आप रिएक्शन कराओगे, 4 बार आप इसकी रिएक्शन अगर करा दोगे लगातार, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बन जाएगी। जिन लोगों पे ये विद्या की क्वेश्चन बैंक है, हालांकि सभी क्वेश्चन बैंकों में ये क्वेश्चन होगा जिसमें मेथेन का क्लोरीनीकरण किए रखा होगा,
मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी इन्हें देख लेना। जैसे अगर CH4 की हम Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे मेथेन की, तो HCl एक H कम होकर के CH4 में से और Cl का एक परमाणु मिलकर के HCl बना लेगा और CH3Cl अलग हो जाएगा। फिर CH3Cl की अभिक्रिया Cl2 से कराएंगे तो एक HCl फिर अलग हो जाएगा और CH2Cl2 बन जाएगा। फिर CH2Cl2 की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो एक HCl फिर अलग हो जाएगा और CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। अगर क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पूछे तो आपको 3 रिएक्शन लिख के यहीं छोड़ देना है। अगर पूछे कार्बन टेट्राक्लोराइड किस प्रकार करोगे तो एक बार क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिर हम Cl2 से करा देंगे और HCl निकल जाएगा और उधर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगी। क्योंकि टेट्रा का मतलब ही 4 परमाणु होता है, तो क्लोरीन के 4 परमाणु है, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम रखा गया है। अच्छा, इसमें एक IUPAC नाम भी बहुत सारे हैं इस वाले चैप्टर में। तो IUPAC की अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा कहीं पे किसी भी ट्यूशन के सर के पास ट्यूशन पढ़ी होगी या कॉलेज में जाते होंगे, तो IUPAC नाम अगर आप लोगों को सिखाए होंगे तो कार्बनों की संख्या से संबंधित नाम सिखाए होंगे। जैसे 1 कार्बन के लिए मैथ आता है, 2 के लिए एथ आता है, 3 के लिए प्रोप आता है, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक आता है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, डबल बॉन्ड है तो इन आता है और ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं है तो आइन आता है। तो इन चीजों की ध्यान अगर आप लोगों को होगी ठीक ठाक तरीके से, अगर चर्चा कर ली होगी, आपने पढ़ा होगा, तो आप IUPAC नाम बहुत ठीक ठाक तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आगे बहुत ज्यादा आता भी है और अच्छे से रिएक्शन भी आपको करनी चाहिए। एथिल अल्कोहल की अगर क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल की अगर क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH प्लस Cl2 से रिएक्शन करानी है और 6NaOH की उपस्थिति भी लेनी है। अगर इन तीनों की रिएक्शन हम मिक्सर करके कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा CHCl3 और सोडियम फार्मेट बनेगा HCOO। इस रिएक्शन को भी आप लोगों को देख लेना चाहिए, अच्छी रिएक्शन है क्योंकि परीक्षा में पूछी जाती है, कक्षा 12 में भी पूछी जाती है और यहाँ भी पूछी जाती है। एथिल अल्कोहल के उपयोग भी इसमें दे रखे हैं। अगर एथिल अल्कोहल देखा जाए तो एथिल अल्कोहल एक तरीके से शराब ही होती है। तो एथिल अल्कोहल का मेन उपयोग, सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है वो शराब बनाने में या एल्कोहलीय पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। ये एक अच्छा विलायक है क्योंकि जल में बहुत अच्छी तरीके से फूल जाता है, तो ये इसलिए इसका जो उपयोग है वो शराब या एल्कोहलीय पेय बनाने में किया जाता है। अच्छा, पेंट सल्फर और आयोडीन या गोंद आदि के विलायक के रूप में, यानी कि पेंट को अगर घोलना है तो उसमें थोड़ा इसका विलयन मिला देते हैं शराब वाला या एथिल अल्कोहल का, तो पेंट आसानी से अच्छा घोल करके विलयन बना लेता। तो इस चीज के लिए भी इसका यूज किया जाता है एथिल अल्कोहल का। और बहुत सारी रिएक्शन है, आप लोग रिएक्शन को ध्यान देना इस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से रिएक्शन ज्यादा पूछी जाती है। अच्छा, आगे जब आप चलोगे तो इसमें थोड़ा साबुन का क्वेश्चन है। साबुन का क्वेश्चन कक्षा 10 में भी पूछा जाता है और कक्षा 12 में भी पूछा जाता है। 10 में तो खैर 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा छोटे रूप में, लेकिन कक्षा 12 में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है साबुन से संबंधित। सबसे पहली बात तो साबुन क्या होते हैं, साबुन के बारे में पता होना चाहिए। साबुन होते क्या है? तो साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक होते। ये डेफिनेशन जो कि मैं इंटर की बता रहा हूँ उसमें ठीक ठाक तरीके से बहुत सीधी भाषा में दे रखी है। आपकी क्वेश्चन में थोड़ा कठिन तरीके से है, तो मैंने आपको बताया क्या, साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिक होते। ये तेल और वसा से बनाए जाते। साबुनों का निर्माण तेल और वसा के द्वारा ही किया जाता। साबुन का अणुसूत्र C17H35COONA होता, जिसे सोडियम स्टीयरेट भी कहते। इसलिए आपको ध्यान देना, सबसे पहली बात तो साबुन क्या है ये पूछा जाएगा कक्षा 10 में। तो साबुन क्या है अगर पूछा जाए तो इतना लिखना है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक यौगिकों को साबुन कहते। अगर पूछा जाए ये किससे बनाए जाते हैं तो ये तेल और वसा से बनाए जाते हैं। इनका अणुसूत्र क्या होता है? तो इनका अणुसूत्र C17H35COONA होता है। पूछे इसका नाम क्या होता है तो सोडियम स्टीयरेट इसका नाम होता है। अच्छा, साबुन के निर्माण में ये क्वेश्चन आगे दे रखा है, साबुन के निर्माण में प्रयुक्त 2 पदार्थों के नाम, तो मैंने आपको चर्चा कर दिया, तेल और वसा का निर्माण साबुन बनाने में किया जाता है। अच्छा, साबुन और अपमार्जक 2 अलग अलग चीजें हैं। साबुन और अपमार्जक क्योंकि तुम्हें पता डिटर्जेंट को अपमार्जक कहते हैं। तो साबुन क्या होता है? साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता। सबसे मेन अंतर इनका यही है, साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है और डिटर्जेंट जो होता है या अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं और शुद्ध जल के साथ तो झाग देते ही। अच्छा, साबुन भी 2 प्रकार के होते हैं, मुलायम साबुन और कठोर साबुन। जो कपड़े धोने वाला साबुन होते हैं अधिकांश तो वो कठोर साबुन होते हैं और जो नहाने वाले साबुन होते हैं वो मुलायम साबुन होते हैं। सबसे पहली बात तो मुलायम साबुनों में क्या होती है, तुम्हें देखने से ही पता चल जाएगा। जो मुलायम साबुन होंगे वो आराम से
छूने से चिकने ज्यादा होते हैं और ये वाले खुरदरे ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो कठोर साबुन होते हैं वो कपड़ों धोने में यूज किए जाते हैं, और जो चिकने साबुन होते हैं या मुलायम साबुन होते हैं वो ज्यादातर नहाने या स्नान करने में यूज किए जाते हैं। बाकी और 2-3 होंगे जो मेन अंतर है मैंने आपको बता दिया। 1-2 अंतर आप अपनी बुक में से देख लेना ठीक ठाक तरीके से, उसमें से हो जाएगा। एक आगे क्वेश्चन है, कार्बन की चतुर्थ संयुक्तता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये तो चर्चा मैंने आपसे शुरू में ही कर ली थी कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2s4 आएगा, 2p4 आएगा। चूंकि तो दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी संयोजकता कितनी हुई? 4। और इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती, इसलिए ये चतुर्थ संयोजकता प्रदर्शित करता है। आपके जो क्वेश्चन में दे रखा हो कुछ इससे ही मिलते जुलती थ्योरी होगी, तो आप थोड़ा और बना के लिख दें, आपको ठीक ठाक नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। अच्छा, यदि आप लिटमस, इनने एक क्वेश्चन लिटमस पेपर के ऊपर भी दिया, तो लिटमस पत्र तुम्हें बताइए लिटमस क्या करता है? अम्लों और क्षारों की पहचान लिटमस पेपर कराता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अच्छा, कल हमने अम्ल और क्षार की अभी पिछली वीडियो में चर्चा करी ली है, यहाँ ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं बस यहीं के बाद लास्ट कर दूंगा। फॉर्मल्डिहाइड का अणुसूत्र आप लोगों को याद है? किसी को बताओ। फॉर्मल्डिहाइड का अणुसूत्र होता है HCHO। ठीक है, ऐसे ही एसिटाल्डिहाइड का CH3CHO, और बहुत सारे इसमें अणुसूत्र थोड़े ज्यादा है, इसलिए मैंने आज बहुत कम क्वेश्चनों की चर्चा की है, केवल अति लघु क्वेश्चन की, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ना दिए जाए जिससे आप पे एक बोझ बन जाए। केवल हम इतनी चर्चा करते हैं जितना तुम आराम से अपना ठीक से घर से अध्ययन कर सको। तो आपको 2 तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप जो बहुविकल्पी हैं उन्हें ठीक से तैयार कर लेना, और जो अति लघु क्वेश्चन है उनकी चर्चा जिन लोगों की मैंने करी है उन्हें बहुत अच्छे से कर लेना। बाकी जो बचे उन्हें भी थोड़ा अध्ययन कर लेना, क्योंकि अभी परीक्षा में टाइम है, इसलिए थोड़ा बेसिक ज्ञान सभी क्वेश्चनों का होना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी। कल हम लघु पढ़ेंगे, और विशेष ध्यान देना है अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। छोटों को सदैव प्यार करना है और बड़ों का सम्मान करना